नवाब मलिक ने जो बड़े कंट्रोवर्शियल एक एलिगेशंस लगाए हैं, समीर वानखेड़े महंगी घड़ियां पहनते हैं, महंगी कार में घूमते हैं, जूते महंगे पहनते हैं, उनके लाइफ स्टाइल, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उनकी जो मदर के नाम है वो सारी खंगाली जा रही हैं। उसके अलावा जो उनकी पिछली बैकग्राउंड रही है, मुस्लिम हिंदू को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, उनकी जो पहली वाइफ थी किस तरह से शादी हुई, किस तरह से डाइवोर्स हुआ, दूसरी जो पत्नी है क्रांति रेडकर किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, कैसे उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए समीर वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को प्रेशराइज किया कि उनके वाइफ को ज़्यादा काम मिल सके। जो एलिगेशन लगाना बहुत आसान है और एलिगेशन लगा के भाग जाना ये एक अलग चीज़ है, क्योंकि ये एक परंपरा बन चुकी है कि किसी पर भी किसी कैरेक्टर के ऊपर एलिगेशन लगाओ, किसी के पर्सनल एलिगेशन लगाओ और लगा के भाग जाओ। उनको इन्वेस्टिगेशन से इसलिए अलग किया गया है कि बाद में कोई कंट्रोवर्सी ना खड़ी हो कि इन्होंने गवाहों को डराया, धमकाया, लालच दिया। अब मीडिया का टाइम है, करोड़ों आदमी तक वो बात पहुंच जाएगी। अब इस चीज़ की जानकारी बहुत कम लोग देने वाले मिलेंगे, सच्चाई क्या थी, जो कि आने वाले टाइम में आएगी। परंतु उस टाइम ना मीडिया इतनी इसको हाइप देगा, ना उन चीज़ों की पता लग जाएगी। उनके जिनके दामन पर काले दाग लग गए उनको छुड़ाने वाला ना मैं होऊंगा, ना आप होंगे, ना मीडिया होगी, ना उसको कोई सुनने वाला होगा। दाग तो लग ही गया। जब भी कोई बॉम्बे में कोई बड़ा मामला होता है, हर चीज़ को ये प्रोजेक्ट किया जाता है दाऊद से कनेक्टेड है, तो बहुत सारी चीज़ें दाऊद के इर्द गिर्द घूमती हैं। नो डाउट बहुत बड़ा एक वहाँ पर पहले बहुत बड़ा माफिया रहा है, आज भी उनकी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी पकड़ है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री नॉर्मली उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलती। तो ये माना जाता है कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री में आज भी उनको फाइनेंस करते हैं या उनका दबदबा है, उनसे लोग डरते हैं। जो बड़े बड़ी जो हस्तियां हैं, फिल्म की इंडस्ट्री हस्तियां हैं, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली कनेक्टेड भी रही हैं, उनको फाइनेंस करती रही हैं, चाहे वो शिवसेना रही है चाहे कांग्रेस, सभी को वो फाइनेंस करती रही हैं। सभी के अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं उसके अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। एक तरफ जहां आर्यन खान केस को लेकर नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे हैं, वही बड़ी खबर आपको बता दें कि समीर वानखेड़े से 6 केस जो है वो हटा दिए गए हैं। सवाल यह है कि उसमें आर्यन खान केस जो सबसे कंट्रोवर्शियल केस माना गया है उसको भी समीर वानखेड़े से हटा दिया गया है। अब सवाल यह है कि समीर वानखेड़े खुद इन केसों से हटे हैं या उन्हें हटाया गया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए दिल्ली पुलिस रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने में। सर, आप इन चीजों को किस तरीके से देखते हैं? लगातार 1-2 महीने से सिर्फ और सिर्फ आर्यन खान केस ही चल रहा है। समीर वानखेड़े इसको डायरेक्ट कर रहे थे, उन्होंने ही पकड़ा, उसके बाद उन पर भी तमाम आरोप लग रहे हैं, आज वो केस से ही हट गए हैं। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि नॉर्मल जो जर्नलिस्ट हैं या मीडिया है वो कभी डिस्प्ले नहीं कर पाती। समीर वानखेड़े इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं है इन तमाम केसेस के। 26 केस उनके सुपरविजन में इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं, क्योंकि एनसीबी के अंदर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो नॉर्मली सुपरिंटेंडेंट रैंक का होता है। उसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण बात है, रेडिंग पार्टी एक दूसरी होती है और इन्वेस्टिगेशन करने वाला दूसरा आईओ होता है। तो ये तमाम चीज़ें वेरीफाई करने, जांच करने की चीज़ें हैं, क्योंकि आम मीडिया के अंदर ये दिखलाया जा रहा है समीर वानखेड़े जैसे तमाम केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। पूरी इन्वेस्टिगेशन की एक प्रक्रिया है, एनडीपीएस एक्ट में प्रोविजंस रखे गए हैं, मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कौन रेडिंग पार्टी होगी, गजेटेड ऑफिसर्स होगा तो गजेटेड ऑफिसर्स की क्या ड्यूटी होगी। अब जो समीर वानखेड़े को लेकर जो एक स्थिति पैदा हो गई है, समीर वानखेड़े इससे पहले भी कंट्रोवर्सी में आपको याद होगा सुशांत राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया था, बड़ी बड़ी हस्तियों के उस टाइम नाम आए थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली बात यह है कि एनसीबी क्यों बनाई गई। एनसीबी का उद्देश्य ये नहीं था कि 2 ग्राम या 10 ग्राम फिल्म इंडस्ट्री से पकड़ना, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में पहले शराब की बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि बड़े बड़े हीरो हीरोइंस शराब पीते रहते हैं, उसके नशे के अंदर वो काम करते हैं। बल टॉप हीरो हीरोइंस के नाम, छोटे मोटे नहीं, जो टॉप लेवल के थे। अब चूंकि उसका स्थान अब ड्रग्स ने ले लिया है। ड्रग्स भी 2 तरह के हैं, हर्बल ड्रग्स हैं, एक केमिकल ड्रग्स हैं। जैसे हर्बल ड्रग्स में चरस, अफीम, गांजा हैं, जिन पत्तेदार कह सकते हैं। दूसरा फैक्ट्री के अंदर बनाए जाने वाले ड्रग्स हैं, एमडीएमए ड्रग्स है, अफीम है और स्मैक है। इस तरह के जो ड्रग्स हैं केमिकल ड्रग्स हैं। तो ये चीज़ें बड़ी कॉमन होती जा रही हैं। तो इस तमाम चीज़ों को नेस्तनाबूद करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए, जड़ से समाप्त करने के लिए एनसीबी की स्थापना की गई थी। तो एक समाज के अंदर जो मैसेज दिया जा रहा है कि 2 ग्राम पकड़ी जा रही, 10 ग्राम पकड़ी जा रही है,
क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, उस सोर्स तक पहुंचना है जहां से ये इंडिया में आती है, या जो लोग इसको कारोबार में जुड़े हुए हैं, और सोर्स पर हिट करना है। एनसीबी की जिम्मेदारी है सोर्स पर हिट करना। अब 26 केस में 6 केस जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल थे, जैसा अभी आपने नाम लिया आर्यन केस का, अरमान कोहली का, और केस जो है जो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस थे जो कंट्रोवर्सी से घिरे हुए थे, बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के नाम आ रहे थे उसके अंदर, ड्रग्स केस के अंदर। तो उन तमाम को एनसीबी के जो टॉप ब्रास हैं उन्होंने डिसाइड किया कि कंट्रोवर्सी ना हो, क्योंकि कोर्ट में जवाबदेही एनसीबी की है, समीर वानखेड़े की भी है और सीनियर ऑफिसर्स की है, कि जब इस तरह के हालात पैदा हो गए थे कि जहां इस तरह की कंट्रोवर्सियां बननी थी, तो क्यों ना इसकी इन्वेस्टिगेशन दूसरे से करा दी जाए। पर्पज़ यही है कि सत्यता तक पहुंचना, ट्रुथ तक पहुंचना, कि क्या वाकई में फिल्म इंडस्ट्री में ये सब नशे का कारोबार होता है या नहीं होता है। आर्यन खान नशे से जुड़े हुए थे या नहीं जुड़े हुए थे, तमाम चीज़ें एक पब्लिक डोमेन के अंदर होती हैं। और मैं आपको इससे बड़ी बात बताता हूँ, शाहरुख खान खुद दिल्ली के अंदर डिफेंस कॉलोनी थाने में अरेस्ट हुए थे। मैं मीडिया बताता हूँ तो मीडिया वाले चौंक जाते हैं कि जो शाहरुख खान जैसे लोग भी इस तरह की चीज़ों से दूर नहीं रहे। उनके ऊपर मिट्टी के तेल की काला बाजारी का आरोप है, और वो सत्य है। मैं आपको एफआईआर दिखा देता हूँ, दे देता हूँ, आप पब्लिक डोमेन में है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें हैं, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उनके बाद ही पता लग पाएगा कि ये इसमें कितनी सच्चाई है और क्या इस पर्दे के पीछे है। अब आप तमाम यदि प्रकरण को देखें, आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें। एक हिस्से में वहाँ तक डिवाइड करें जहाँ तक ये क्रूज़ के अंदर रेड हुई, और रेड के बाद में जो गवाह हॉस्टाइल हुए, पैसे की बात आई, आप दूसरा हिस्सा वो रखें। और तीसरा हिस्सा ये है कि जो बाद में कोर्ट में नवाब मलिक, और ये यदि आप तीनों पार्ट्स को अलग अलग रखेंगे तो शायद बेहतर तरीके से आपके जो श्रोता हैं वो समझ पाएंगे कि क्या सच्चाई है और क्या असलियत है और क्या होने वाला है। तमाम चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर है। विजिलेंस की इंक्वायरी समीर वानखेड़े के बारे में की जा रही है, क्या उन पर जो एलिगेशंस लगाए गए क्या वो सत्य हैं या नहीं है। उनको इन्वेस्टिगेशन से इसलिए अलग किया गया है कि बाद में कोई कंट्रोवर्सी ना खड़ी हो कि इन्होंने गवाहों को डराया, धमकाया, लालच दिया। अभी एलिगेशन पैसे का था, तो शाहरुख खान या पूजा डडवानी अभी सामने नहीं आया कि उन्होंने पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं। यदि वो कह दें हमने पैसे दिए ही नहीं, तो वो पोर्शन तो बिल्कुल एकदम से समाप्त हो जाता है। जो एंटी करप्शन की जो धारा है उसमें यही है कि देने वाला कहे कि हाँ मेरे को प्रेशर किया गया, तभी वो एक ऑफेंस कंप्लीट होता है। उसमें डिमांड करना भी एक ऑफेंस है और देना भी एक ऑफेंस है। इसी तरह जो नवाब मलिक ने जो बड़े कंट्रोवर्शियल एक एलिगेशंस लगाए हैं, समीर वानखेड़े महंगी घड़ियां पहनते हैं, महंगी कार में घूमते हैं, जूते महंगे पहनते हैं, उनके लाइफ स्टाइल, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उनकी जो मदर के नाम है वो सारी खंगाली जा रही हैं। उसके अलावा जो उनकी पिछली बैकग्राउंड रही है, मुस्लिम हिंदू को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। उनकी जो पहली वाइफ थी किस तरह से शादी हुई, किस तरह से डाइवोर्स हुआ। दूसरी जो पत्नी है क्रांति रेडकर, किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, कैसे उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए समीर वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को प्रेशराइज किया कि उनके वाइफ को ज़्यादा काम मिल सके। तो ये तमाम चीज़ें अभी इतने जल्दबाजी में डिसाइड करना कि ये सब चीज़ें कंक्लूड हो गई हैं, क्योंकि अभी ये लड़ाई एक जारी है, एक तरह से इन्वेस्टिगेशन जारी है, विजिलेंस की इंक्वायरी जांची है, और एक राजनीतिक लड़ाई जो तीसरे मोर्चे पर लड़ी जा रही है वो भी अभी जारी है। नवाब मलिक पीछे नहीं हटे हैं, ना ही दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां जो उस मामले से अपने आप को उन्होंने बैक ट्रैक किया है। संघर्ष अभी जारी है। लेट अस वेट, क्या रहता है समय के आने के बाद ही पता लग पाएगा। सर, ड्रग्स केस से हटने के बाद, इन केसों से हटने के बाद समीर वानखेड़े का बयान भी आया। उन्होंने ये कहा कि ड्रग्स के खिलाफ हमारी लड़ाई लेकिन आगे भी लगातार जारी रहेगी। लेकिन सवाल ये है, क्या उन्हें डराया जा रहा था? किसी बात का उन्हें डर था? क्या धमकाया जा रहा था? किसी चीज़ का खौफ था कि उन्होंने खुद हटने का फैसला लिया? देखिए, एक जो सरकारी आदमी होता है उसके लिए ये बड़ी एक ब्लॉट भी लग जाए, उसके कैरियर में एक धब्बे की तरह माना जाएगा कि समीर वानखेड़े वो आदमी है जो इतने कंट्रोवर्शियल रहे। तो अच्छा हुआ उन्होंने खुद भी ये बात को कहकर अच्छा किया कि मैं इन तमाम चीज़ों से अपने आप को अलग करता हूं, जिससे कि सत्यता तक पहुंचा जा सके। ये बल्कि उनके लिए पॉजिटिव चीज़ है कि उन्होंने खुद ही अपने आप को इन मामलों से हटा दिया, और उनको हटा भी लेना चाहिए था। और अब तो डिपार्टमेंट ने भी और भी कुछ केसेस से उनको अलग कर दिया है। तो समय का इंतजार कीजिए जब सच्चाई सबके सामने निकल कर आएगी, क्योंकि तमाम चीज़ें कोर्ट में जाएंगी। जितने भी 6 केस हैं या 26 केस हैं, उन तमाम का ट्रायल कोर्ट के अंदर होगा, तब पता लग पाएगा ये जो गवाह
जो रिट्रैक्ट कर गए हैं, अपने बयान से बदल गए हैं, क्या वो किसी पैसे के दबाव में, किसी और तरह के दबाव में थे? तो अभी थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है, तभी सत्यता तक हम और आप और तमाम मीडिया और तमाम दुनिया देख पाएगी। लेकिन सर, नवाब मलिक से लेकर जो संजय राउत, वो तो ये कहते हैं कि बीजेपी जो है समीर वानखेड़े को पैसा पहुंचाती है। देखिए, जो एलिगेशन लगाना बहुत आसान है और एलिगेशन लगा के भाग जाना ये एक अलग चीज़ है। तो एलिगेशन को प्रूव करने के लिए कुछ सबूत, एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक सबूत हों चाहे और फिजिकल कोई सबूत उनके पास हो। केवल कह देना ही, एलिगेशन लगाना काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये एक परंपरा बन चुकी है कि किसी पर भी किसी कैरेक्टर के ऊपर एलिगेशन लगाओ, किसी के पर्सनल एलिगेशन लगाओ और लगा के भाग जाओ। उसकी तो इमेज एक स्टेक पर आ जाएगी, एक डिमोलिश हो जाएगी उसकी स्टेज। मैं आपको यदि इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। एक नाव के अंदर 40 आदमी बैठे हुए थे, नाविक कार को चला रहा था। किसी आदमी ने सफ़र के दौरान कहा कि नाविक की लड़की भाग गई है। अब उसके लिए बहुत बड़ी शर्म की बात थी, क्योंकि कोई कह रहा था लड़की का करैक्टर बड़ा खराब है, बड़ी गंदी लड़की थी, वो शुरू से बचपन से ऐसी थी। जब वो नाविक अपने घर आया तो देखा कि उसकी लड़की बेचारी घर में रोटी बना रही थी, बिल्कुल इनोसेंट उसकी लड़की घर बैठी हुई थी। नाविक की परेशानी ये नहीं थी कि नाव में लोगों ने क्या कहा क्या नहीं कहा, परेशानी ये थी कि 40 आदमियों ने 80 आदमियों को कहा, 80 आदमियों ने और डबल कर दिया उस चीज़ को। अब मीडिया का टाइम है, करोड़ों आदमी तक वो बात पहुंच जाएगी। अब इस चीज़ की जानकारी बहुत कम लोग देने वाले मिलेंगे, सच्चाई क्या थी, जो कि आने वाले टाइम में आएगी। परंतु उस टाइम ना मीडिया इतनी इसको हाइप देगा, ना उन चीज़ों की पता लग जाएगी। उनके जिनके दामन पर काले दाग लग गए, उनको छुड़ाने वाला ना मैं होऊंगा, ना आप होंगे, ना मीडिया होगी, ना उसको कोई सुनने वाला होगा। दाग तो लग ही गया। पूजा ददलानी की सर आपने बात की, शाहरुख खान की मैनेजर, उन्होंने तो ये साफ कैमरे पे आके कहा कि हमसे करोड़ों की मांग की गई थी आर्यन खान की रिहाई को लेकर। अब वो केवल कैमरे पर आकर कह रही हैं, वो जब उनसे डिमांड की गई थी तो क्या उन्होंने इसके बारे में कोई कंप्लेंट दी थी? क्या उन्होंने पैसा दिया या नहीं दिया? क्योंकि डिमांड, ये कहना भी कि हाँ मेरे से डिमांड की गई, ये अपने आप में ऑफेंस है। डिमांड और एक्सेप्ट करना दोनों ही ऑफेंस है। तो क्या उन्होंने एंटी करप्शन में कोई मुकदमा दर्ज कराया? अब जाके पिछली चीज़ों के लिए कह देना कि अपने बेनिफिट के लिए, केस के बेनिफिट के लिए, क्योंकि वो आर्यन खान की जुड़ी हुई हैं, शाहरुख खान से जुड़ी हुई हैं, उनकी मैनेजर हैं, अपने केस को मजबूत करने के लिए, बेनिफिट देने के लिए अब इस तरह के एलिगेशन लगाएंगे, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा वक्त या जानदार चीज़ नहीं है। ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा जब कोर्ट में इस केस का ट्रायल होगा और तमाम गवाहों को पूछताछ की जाएगी। अब दोबारा जो इन्वेस्टिगेशन एक आईपीएस ऑफिसर कर रहे हैं, वो तमाम फैक्ट्स को दोबारा वेरीफाई करेंगे कि क्या उनके पीछे सत्यता थी। अब हमको सबको मानना पड़ेगा, सिस्टम को मानना पड़ेगा, क्योंकि अब समीर वानखेड़े नहीं है, उनकी जगह दूसरे आईपीएस ऑफिसर ने स्थान ले लिया है। सर, सवाल ये भी है कि नवाब मलिक ने ये तक कह दिया था कि समीर वानखेड़े और कहीं ना कहीं एनसीबी का आईएसआईएस से भी, संगठन से भी कनेक्शन जो है, अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन है, दाऊद से भी कनेक्शन है समीर वानखेड़े का। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते? देखिए, पूरी बॉम्बे में या फिल्म इंडस्ट्री का नाम आता है या एनसीबी का नाम आता है, या जब भी कोई बॉम्बे में कोई बड़ा मामला होता है, हर चीज़ को ये प्रोजेक्ट किया था दाऊद से कनेक्टेड है। तो बहुत सारी चीज़ें दाऊद के इर्द गिर्द घूमती हैं। नो डाउट बहुत बड़ा एक वहाँ पर पहले बहुत बड़ा माफिया रहा है, आज भी उनकी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी पकड़ है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री नॉर्मली उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलती। तो ये माना जाता है कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री में आज भी उनको फाइनेंस करते हैं या उनका दबदबा है, उनसे लोग डरते हैं। तो ये तमाम चीज़ें पहले भी एलिगेशन लगते रहे हैं और आज भी एलिगेशन लग रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं आई है। लेकिन सर, क्या आप समझते हैं कि महाराष्ट्र सरकार जो है बॉलीवुड को बचाने की कोशिश करती रही है हमेशा से? महाराष्ट्र सरकार की मजबूरी कह लें या फिल्म इंडस्ट्री का उनके साथ कनेक्शन होना, क्योंकि जो बड़े बड़ी जो हस्तियां हैं, फिल्म की इंडस्ट्री हस्तियां हैं, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली कनेक्टेड भी रही हैं, उनको फाइनेंस करती रही हैं, चाहे वो शिवसेना रही है, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, सभी को वो फाइनेंस करती रही हैं, सभी के अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं उसके अंदर। तो ये एलिगेशन फिल्म इंडस्ट्री पर शुरू से लगते रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर पैसा है, चमक है, रौनक है, सब चीज़ है, सारी चीज़ है, सब चीज़ का फ्लेवर है वहाँ पर। तो वो एलिगेशन लगना एक नॉर्मल बात है और इस एलिगेशन ये आगे भी लगते रहेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे लिए चलते हैं। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की केस की बात की जाए, दीपिका पादुकोण जैसी सुपरस्टार, उनका भी नाम ड्रग्स केस में आया, आर्यन खान का नाम ड्रग्स केस में आया, क्या अब बॉलीवुड में थोड़ा सा खौफ आ गया है? बिल्कुल इस चीज़ का एक डेटरेंट असर आएगा, क्योंकि हर एक आदमी अपनी बदनामी से डरता है, क्योंकि उसमें उसकी
कैरियर स्टेक पर आ जाता है। जिस तरह अब आर्यन खान है तो बहुत जैसे जल्दी से कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि बहुत अच्छे कोई पर्दे पर अच्छा फिल्म स्टार साबित हो सकता है। आपने संजय दत्त को देखा, किस तरह संजय दत्त 6 महीने जेल में रहे, उसके बाद जब वो आए तो उनकी फिल्में उस जोश से नहीं चली जिस जोश से पहले उनकी फिल्मों को देखा जाता था, क्योंकि उनके एक करैक्टर के ऊपर एक दाग लग गया था। इसी तरह और भी बहुत बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्रीज़ के अंदर हीरो रहे हैं जिनके ऊपर दाग लगा है। संजय दत्त का नाम तो मैंने एक जनरल एक ले दिया है, बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोग रहे हैं जहाँ पर उनके करैक्टर पर दाग लगे, उनका कैरियर स्टेक पर आ गया, बल्कि तबाह हो गया है और जीरो हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वेशभूषण जी, जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत की। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। जय हिंद।